स्वागत करती हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका पेपर नंबर 8 जो है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी का ये जो आपका पेपर है, इस पेपर का हम यूनिट 3.5 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 3.5 में क्या है, क्या हमें पढ़ना है वो हम देखेंगे। और एक बात और कि ये जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको कुछ दो टाइप जो आपके अभी बताए जाएंगे आपको शैक्षिक मूल्यांकन के, उसमें आपको डिफरेंस भी लिखने के लिए लॉन्ग टाइप में दे सकता है, तो बहुत ध्यान से ये टॉपिक आप पढ़िएगा। हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक अगर हम देखते हैं तो हमारा है एजुकेशन ऑफ, मतलब टाइप ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन, मतलब शैक्षिक मूल्यांकन के प्रकार क्या हैं, ये हमारा टॉपिक है। देखते हैं। सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है। शैक्षिक मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य होता है शिक्षा के क्षेत्र के विभिन्न वस्तुओं अथवा प्रक्रियाओं, जैसे शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु, कक्षा शिक्षण, शिक्षा का उद्देश्य, शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षा सामग्री इत्यादि की वांछनीयता को ज्ञात करने की प्रक्रिया है। सरल शब्दों में अगर हम आपको बताएं तो शैक्षिक मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षा जो बच्चों को दी जा रही है वो शिक्षा कितनी लाभदायक है, मतलब बच्चे ने उसको कितना अचीव किया हुआ है, शिक्षक का पढ़ाने का क्या तरीका है, मतलब शिक्षक जो विधि से बच्चों को पढ़ा रहा है वह विधि कितनी प्रभावशाली है, इसका इवैल्यूएशन, इसका मूल्यांकन, पाठ वस्तु का मूल्यांकन, किस तरीके से कक्षा शिक्षण चल रहा है, मतलब किस तरीके से टीचर पढ़ा रहा है उसका मूल्यांकन, जो शिक्षा का उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में बच्चा कितना, मतलब जो बच्चा कितना उसको प्राप्त कर पाया है इसका भी मूल्यांकन, शिक्षा का जो उद्देश्य रख करके टीचर पढ़ा रहा था उसको कितना प्राप्त कर पाया है इसका मूल्यांकन, जो भी शैक्षिक कार्यक्रम चले उसका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ा है, बच्चे को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ उसका मूल्यांकन। ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो पूरी विद्यालय प्रक्रिया, मतलब शिक्षा के दौरान बच्चे की पूरी जो विद्यालय प्रक्रिया है उसमें बच्चे का अचीवमेंट कैसा रहा है इसको ज्ञात करने की प्रक्रिया जो कहलाती है वही है आपका शैक्षिक मूल्यांकन। देखिए, मूल्यांकन हर क्षेत्र में ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा में मूल्यांकन भी बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि बच्चा जब पहले आया था और अभी जब बच्चा हमारे शिक्षा प्रक्रिया में हमारे साथ है तो उन दोनों समयों में बच्चे में कितना डिफरेंस आया है, बच्चे में कितना अंतर आया है, कितना सुधार आया है, इन सबको जांचना ही कहलाता है शैक्षिक मूल्यांकन। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि शैक्षिक निर्णय लेने में सहायता करना, अतः शैक्षिक मूल्यांकनकर्ता का अंतिम लक्ष्य शिक्षा में सुधार लाना है। मतलब यहाँ पे जो शैक्षिक मूल्यांकनकर्ता का मतलब है कि जो टीचर्स हैं या जो भी शिक्षा में बच्चे के साथ इन्वॉल्व हैं वो जब बच्चे का आकलन कर रहे हैं, बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उनका एम जो होता है वो ये जानना होता है कि बच्चे में कितना सुधार आया है, मतलब एजुकेशन के फील्ड में आने के बाद, या फिर बच्चा अपनी क्लास में कितना प्रोग्रेस कर पाया है, ये जानना होता है शैक्षिक मूल्यांकन। अगर हम बात करते हैं तो जो शैक्षिक मूल्यांकन होता है वो एक छात्र की शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक प्रगति का आकलन करने के लिए डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने की एक प्रक्रिया है। जो शैक्षिक मूल्यांकन होता है वो बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है वो कितना हुआ है। जैसे आप लोगों ने NAP 2020 पढ़ा होगा, ठीक है, NAP 2020, तो उसमें ना 360 डिग्री असेसमेंट की जो बात की गई है कि मतलब बच्चे का जो है कॉग्निटिव कितना उनका डेवलपमेंट हुआ है, अफेक्टिव डोमेन जो आपका मतलब भावनात्मक विकास बच्चे का कितना हुआ है, और अगर हम बात करते हैं कि बच्चे का साइकोमोटर डेवलपमेंट कितना हुआ है, ठीक है, आप याद रख सकते हैं कैप से। कैप का मतलब होता है, C का मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास से, A का मतलब होता है बच्चे का अफेक्टिव डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का भावनात्मक विकास, और P का मतलब होता है साइकोमोटर डेवलपमेंट, मतलब कि मनोगत्यात्मक विकास, जिसमें आपके मतलब कि जो बॉडी है आपकी, या फिर कितना ज़्यादा जो है आप शारीरिक रूप से बच्चा एक्टिव है, भावात्मक रूप से बच्चे के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, मानसिक रूप से बच्चे का कितना विकास हुआ है, इन सब को समग्र रूप से जांचने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही हम कहते हैं शैक्षिक मूल्यांकन। अब हम बात कर रहे होंगे शैक्षिक मूल्यांकन के प्रकार पे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है।
तो शैक्षिक मूल्यांकन कितने तरीके से बच्चे का किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है नैदानिक मूल्यांकन, जिसे आप डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन भी हम यहाँ पे कहते हैं। तो जो आपका नैदानिक मूल्यांकन होता है, इसका संबंध शिक्षा के दौरान विद्यार्थी की कठिनाइयों का मूल्यांकन से है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो टॉपिक्स हैं आगे चल के जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे या फिर आप किसी भी टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे होंगे कंपटीशन लेवल पे, तो ये सारे वर्ड जो हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ज़रूरी है कि आप यहीं पे इन वर्डों का थोड़ा सा मतलब समझते हुए चलें। नैदानिक मूल्यांकन का मतलब होता है शिक्षा के दौरान विद्यार्थी की जो कठिनाइयाँ हैं उसका मूल्यांकन करना। जैसे जब आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के दौरान बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे टीचर क्या करता है, पढ़ाते पढ़ाते जैसे कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो बीच में से किसी बच्चे को खड़ा करके वो कोई ना उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लेता है, जिससे उसको ये पता चल जाता है कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं या फिर नहीं सीख रहे हैं, या फिर नहीं सीख रहे हैं तो क्या उनको कठिनाई हो रही है सीखने में। ठीक है, ये जो मूल्यांकन होता है, मतलब जो शिक्षा के दौरान जब टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रहा है उसी के दौरान जो है जब वो ये जांचने की कोशिश करता है कि बच्चे को कहाँ पे सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, ये कहलाता है नैदानिक मूल्यांकन। मतलब समस्या का पता लगाना कहलाता है नैदानिक मूल्यांकन। जो नैदानिक परीक्षण होता है ये अध्ययन के एक निश्चित पाठ्यक्रम में किसी व्यक्ति की कमजोरी और ताकत का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए, नैदानिक मूल्यांकन जो होता है वो ये जानने के लिए किया जाता है कि बच्चे जो है कहाँ पे सीखने में इनको परेशानी हो रही है और किस क्षेत्र में बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छा जा रहा है। ठीक है, मतलब किस क्षेत्र में बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा जा रहा है और किस क्षेत्र में बच्चे को सीखने में कहाँ पे क्या परेशानियाँ आ रही हैं, इसको पता लगाना ही, मतलब उसका उपचार करना नहीं, सिर्फ पता लगाना। आप बस ये जानने के लिए इवैल्यूएशन कर रहे हैं शिक्षा में कि बच्चे को आखिर परेशानी कहाँ आ रही है सीखने में, वो कहलाती है नैदानिक मूल्यांकन। दूसरा आपका आता है रचनात्मक मूल्यांकन। अपने आप में जो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अब हम बात करते हैं रचनात्मक आकलन की। देखिए, नैदानिक आकलन में हम समस्या का पता लगाते हैं, वैसे ही रचनात्मक आकलन में भी क्या किया जाता है, जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया के दौरान, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है आपकी कि ये कब किया जाता है, ये किया जाता है अधिगम प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है उसी शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान जो होता है ये परीक्षण किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि रचनात्मक आकलन कब किया जाता है, तो आप बताएंगे कि शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान टीचर जब पढ़ा रहा होता है तभी वो जो आकलन करता है वही कहलाता है आपका, क्या कहलाता है आपका, रचनात्मक आकलन। ये औपचारिक अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें औपचारिक तरीके से भी, औपचारिक तरीके का मतलब है टीचर आपसे, जैसे मान लीजिए टीचर आपको पढ़ा रहा है, 5 यूनिट है आपके सिलेबस में, 1 यूनिट पढ़ाया, 1 यूनिट पढ़ाने के बाद वो एक जो है प्रश्न पत्र बना के ले आया और बच्चों को दे दिया। अब उसमें से बच्चे का आकलन वो कर रहा है कि हाँ ये 1 यूनिट में बच्चा कितना जान पाया है, तो ये आपका है औपचारिक मूल्यांकन। अनौपचारिक मूल्यांकन भी इसमें शामिल होता है। अनौपचारिक मूल्यांकन की अगर हम बात करते हैं तो टीचर आपसे, जैसे मान लीजिए कोई एक सब यूनिट पढ़ा रहा है, उसी में से वो आपसे क्वेश्चन पूछने लगे, जैसे हम आपको अभी पढ़ा ही रहे हैं, हम आपसे मौखिक रूप से पूछ ले कि जो है आप बताइए आप लोग औपचारिक मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका रचनात्मक मूल्यांकन है कि, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने आपको फाइनली लगभग ये यूनिट खत्म होने के बाद 3 यूनिट हम आपको कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। अब इसी 3 यूनिट में से जो है हम आपको बता दें कि चलिए ठीक है, परसों आपका टेस्ट है, आप लोग अच्छे से तैयार करके आइएगा, और उसी में से 2-4 क्वेश्चन जो है हम आप लोग को लिखित रूप में पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर मौखिक रूप में से एक नियमबद्ध तरीके से हम आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, औपचारिक मूल्यांकन। तो इसमें रचनात्मक मूल्यांकन में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों तरीके से बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। यह क्या होता है, इसमें जो पढ़ाया जाता है उसे अभिकल्पित करने में छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का गठन करता है कि बच्चा पहले कितना जानता था और पढ़ाने के बाद बच्चा क्या जान पाया है, दोनों का जो है बच्चे में कितनी प्रोग्रेस हुई है, इसको जानने के लिए ये इवैल्यूएशन किया जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है उसके बाद सुधार किया जा सकता है। ठीक है, मतलब रचनात्मक मूल्यांकन के बाद सुधार हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने आपको 3 यूनिट पढ़ाया और उसके बाद हमने आपका एक टेस्ट लिया, ठीक है, हमने आपको पेपर पेंसिल पर एक टेस्ट लिया आपका, और उसमें मुझे पता चल रहा है कि ज़्यादातर बच्चे जो है वो दूसरी यूनिट को पढ़ने में परेशान, मतलब समझने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो
उसके बाद क्या है कि टीचर इसमें सुधार भी कर सकता है, वो आपको दूसरी यूनिट फिर से पढ़ा सकता है, या फिर वो आपको दूसरी यूनिट का समरी दे सकता है, मतलब समरी बता सकता है, मतलब कुछ भी तरीके से इसमें रचनात्मक आकलन के बाद सुधार की संभावना होती है। नोट कर लीजिएगा आप लोग ये लाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन जो होता है ये एक विशेष अवधि के अंत में एक छात्र की जो है शैक्षणिक उपलब्धि का मूल्यांकन होता है। आप लोग रचनात्मक योगात्मक मूल्यांकन बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि रचनात्मक आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है, लेकिन जो योगात्मक मूल्यांकन होता है वो एक विशेष अवधि के अंत में, जैसे आप लोगों का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है या फिर ईयरली जो आपका एग्ज़ाम होता है, तो ये जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ये आपके कहलाते हैं योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, मतलब योगात्मक मूल्यांकन मतलब होता है एक फाइनल टेस्ट जो आपका हो। जैसे आप लोग डीएड का फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसके बाद सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, वो अलग बात है कि आप लोग जो है सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देते हैं, बट क्या है कि ये जो मूल्यांकन होता है इसमें अगर आपने कोई पेपर लिख दिया, उस पेपर में मान लीजिए आपको पासिंग मार्क मिल गया, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं इसमें सुधार करके मैं अलग से इसमें कुछ नंबर ऐड करवाना चाहता हूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मूल्यांकन होता है ये शैक्षणिक प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद, जैसे टीचर ने आपको 5 यूनिट कंप्लीट पढ़ा दिया, एक फिक्स टाइम टेबल होगा आपका कि हाँ इस दिन जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आप उस दिन जाएंगे और अपना जो है ओवरऑल आपने साल भर में जो पढ़ा है या 6 महीने में आपने जो पढ़ा है वो आप वहाँ पे अपना प्रेजेंट करके आएंगे। इसमें आपको ग्रेड प्रदान किया जाता है, मतलब आप पास हैं, फेल हैं, आप कितने नंबर मतलब आपने अचीव किया हुआ है, कौन से ग्रेड आपको मिला है, ये सब चीज़ें जो है वो योगात्मक मूल्यांकन में बच्चे को दी जाती हैं। जैसे एक सेमेस्टर या स्कूल के वर्ष के अंत में इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि एक छात्र ने सीखने के उद्देश्यों और अवधि के लिए निर्धारित मांग को पूरा किया है या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये क्या होता है कि एक सेमेस्टर आपका ख़त्म हुआ या फिर आपका एक ईयर कंप्लीट हुआ, एक ईयर कंप्लीट होने के बाद आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा और इसको जांचने का जो उद्देश्य होता है ये होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट थी, मतलब जो भी लक्ष्य था कि आप वो अचीव कर पाएँ, आप उसको फाइनली प्राप्त कर सकते हैं या मतलब आप कर पाएँ या फिर नहीं कर पाएँ। मतलब ये जो योगात्मक मूल्यांकन होता है ये एक फाइनल रिव्यू होता है। ठीक है, कि इसके बाद सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, इसमें ग्रेड प्रदान किए जाते हैं, इसमें सुधार नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें ग्रेड आपको दिए जाएंगे, आपको अंक दिए जाएंगे। ठीक है, जिस बेस पे जो है इवैल्यूएशन किया जा रहा है उस हिसाब से आपको प्रदान किया जाता है। इसमें आपका परसेंटेज के हिसाब से आपके मार्कशीट में आपको मतलब इसके बाद जो है एक फाइनल जो है प्रोडक्ट जो है आपने साल भर में क्या पढ़ा है वो आपको मिलेगा। ठीक है, जबकि रचनात्मक मूल्यांकन में ऐसा नहीं होता है, उसमें आपको बस आपके अंदर कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आप पीछे हैं, इसको जानने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन, लेकिन एक फाइनल रिव्यू देने के लिए हम जो करते हैं वो होता है योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है आपका मानक संदर्भित परीक्षण। ठीक है, ये भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका रचनात्मक और योगात्मक। जो मानक संदर्भित परीक्षण होता है इसको हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका योगात्मक मूल्यांकन है। मतलब ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है आपका, किसी छात्र के द्वारा किसी विषय में अर्जित किए हुए ज्ञान का मापन करने में ज़्यादा उपयोगी होते हैं। यद्यपि मानक संदर्भित परीक्षणों के आधार पर कभी कभी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण जैसे निर्णय लिए जाते हैं, फिर भी इन परीक्षणों का उद्देश्य छात्रों की सापेक्षिक उपलब्धि का मापन करना होता है। जो आपका मानक संदर्भित परीक्षण है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल योगात्मक मूल्यांकन के जैसा ही होता है। ये जो आपका होता है कि इसमें एक फिक्स मतलब एक रिजिट होता है, ये इसमें एक फिक्स चीज़ों को फिक्स करके जो है आपको आपका आकलन किया जाता है, जिसमें आप पास हैं या फिर फेल हैं इसका आकलन यहाँ पे किया जाता है। जैसे आपका मान लीजिए आप सीटेट देंगे तो आगे चल के जो सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है आपका, ये एक मानक संदर्भित परीक्षण है कि इसमें फिक्स है कि अगर आप 60% जनरल हैं तो 60% आप ला रहे हैं तो फिर आप पास हैं, अगर आप 60% से कम ला रहे हैं तो आप फेल हैं। ठीक है, मतलब एक मानक निर्धारित करके जब आपका आकलन किया जाता है तो वो आपका कहलाता है मानक संदर्भित परीक्षण। अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की। इम्पॉर्टेंट है पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो भी ये भी इवैल्यूएशन करने का मोटर वाला टोटी खुली है मोटर चल, तो ये भी अपने आप में जो पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन होता है ये भी क्या होता है कि ये भी बच्चे का आकलन करने का एक तरीका होता है। लेकिन ये जो पोर्टफोलियो आकलन होता है इसमें हम क्या करते हैं, किसी विशिष्ट विषय क्षेत्र में छात्र के ज्ञान,
कौशल, दृष्टिकोण के विकास की जांच के लिए शिक्षक और छात्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले साक्ष्य का एक व्यवस्थित और संगठित संग्रह होता है। जो आपका पोर्टफोलियो मूल्यांकन होता है, ये क्या होता है, ये एक छात्र का किसी विशिष्ट क्षेत्र में ओवरऑल कहने का मतलब है कि शुरू से लेकर के अंत तक बच्चे की क्या प्रोग्रेस रहा है, कहाँ पे बच्चे में डिले हो रहा है, उसका क्या मतलब कितना उसको नॉलेज है, उसके अंदर कौन कौन सी मतलब स्किल डेवलप्ड हैं, अगर हम बात करते हैं तो उसके कौन कौन से दृष्टिकोण हैं, कितना उनका विकास हुआ है, मतलब हर एक प्रकार के डेवलपमेंट बच्चे का कितना हुआ है, ये जानने के लिए पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन किया जाता है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं, मतलब शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर के ओवरऑल, मतलब इसमें अभिभावक भी शामिल रहते हैं, बच्चे की प्रगति का एक व्यवस्थित ढंग से कि बच्चा 7 महीने में बच्चे का प्रोग्रेस कितना हुआ, 8 महीने में कितना हुआ, 9 महीने में कितना हुआ, 1 साल में कितना हुआ, एक व्यवस्थित तरीके से बच्चे के हर एक एक्सेप्ट को एक फाइल होती है जिसमें लिखा जाता है और उसका आकलन किया जाता है। तो मतलब बच्चे का हर एक क्षेत्र में कैसे कैसे बच्चे का आकलन हुआ है, उसका एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से जो डाटा एकत्रित किया जाता है वही कहलाता है पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। तो ये आपके थे कुछ टाइप जो कि आपके इवैल्यूएशन के मतलब शिक्षा में इस तरीके से कुछ इवैल्यूएशन के बनाए गए हैं टाइप जो कि यूज किए जाते हैं बच्चों पे। और ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे और भी तरीके हैं जो कि बच्चे के साथ इवैल्यूएशन में यूज किए जाते हैं। ये पोर्टफोलियो आकलन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छात्रों के कार्य मतलब का एक संग्रह है जो उन मानकों से जुड़ा है जिन्होंने आपको सीखने की आवश्यकता होती है। आपको जो पढ़ाया गया है और आपने जो सीखा है उसे प्रतिबंधित करने के लिए कार्य का यह संग्रह अक्सर लंबी अवधि में एकत्र किया जाता है। एक बात और ध्यान में रखिए कि जो देखिए अदर जो इवैल्यूएशन है जैसे रचनात्मक है, योगात्मक है, तो ये क्या होता है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपका इवैल्यूएशन पोर्टफोलियो होता है एक लॉन्ग टाइप जो है इवैल्यूएशन होता है, मतलब एक दिन में आप पोर्टफोलियो टाइप का अगर आप इवैल्यूएशन करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप कम से कम 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, मतलब एक लंबे समय का बच्चे का डाटा एकत्र किया जाएगा एक लंबे समय तक कि बच्चा 6 में कैसे था, 7th में क्या उसकी प्रोग्रेस है, 8th में क्या प्रोग्रेस है, 9th में क्या है, 10th में क्या है। तो एक लंबे समय तक बच्चे के हर एक एक्सेप्ट का जो डाटा एकत्रित करके बच्चे का हम इवैल्यूएशन करते हैं वो कहलाता है पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। इसमें एक बात ध्यान में रखने की है वो है ये कि ये जो पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन होता है ये एक लंबी अवधि की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये कोई 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं है, एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। अब हम अगर बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट हमेशा याद रखने की है, मतलब जो दिमाग में रख करके जब भी आप कोई भी इवैल्यूएशन बच्चे के लिए कर रहे हैं तो इस बात को आप ध्यान में रख करके ही किसी भी प्रकार के बच्चे के लिए, फिर वो चाहे कोई डिसेबल पर्सन हो या फिर कोई नॉर्मल बच्चा हो, दोनों के लिए हमें ये बातें ध्यान में रख करके ही हमें बच्चे के लिए जो है वो इवैल्यूएशन का चयन करना है। हमें छात्र की जो व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखना है और बच्चे की क्षमताओं के आधार पर ही हम बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए। और दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि इवैल्यूएशन हमेशा विशेषज्ञों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, मतलब उस फील्ड में जो लोग जानकार हैं उनके द्वारा ही इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी भी बच्चे का जो है आप जानना चाहते हैं कि बच्चों को इंग्लिश कितनी आती है, तो आप वहाँ पे ले जाइए मैथ के टीचर को दे दीजिए इंग्लिश का इवैल्यूएशन करने के लिए, तो वो क्या ही रिजल्ट निकाल के आपको देगा, ठीक है। तो जो उस क्षेत्र के जानकार हैं, जैसे अगर आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के श्रवणबाधित बच्चों का इवैल्यूएशन आपको करना है तो उस क्षेत्र के जो जानकार लोग हैं उनके द्वारा आप इवैल्यूएशन करवाइए। तो ये था आपका पूरा यूनिट 3.5, आपका पूरा 3 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है पेपर नंबर 8 के। बाकी के जो 2 यूनिट हैं उसके जो भी इंपॉर्टेंट बनेंगे वो हम आपको ज़रूर कराएंगे, उसके नोट्स भी तैयार हैं बट वो आपको भी कराए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको बहुत जल्द कराए जाएंगे, तो इसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा ताकि हर एक वीडियो की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो बिल्कुल मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जोड़ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।